कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लास 11 का, क्लास 11 एंड 12 मतलब इंटर का जो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर में इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश ग्रामर बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से ही आपका आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, पहला हम लोग समझेंगे टेंस के बारे में। और टेंस आपका यानी कि आपको पता है हम लोग चैनल का नाम है सोनू कोचिंग सेंटर, स्टेशन रोड सोनालिया। तो आप लोग सोनू कोचिंग सेंटर मार सकते हैं और ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर आपको करना है तो व्हाट्सअप नंबर आपका लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, जो आपको यानी कि उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस। आखिर यानी कि टेंस कहते किसको, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे भी टेंस का हिंदी होता है काल, और टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है। और टेंस यानी कि 3 प्रकार के होते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। जैसे यानी कि होता है वर्तमान काल, फिर होता है आपका जाके यानी पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो सिंपल सी बात, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट में रहेगा तभी उनका पास्ट और फ्यूचर हो सकता है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में पढ़ा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में पढ़ेंगे भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में पढ़ा जाता है भविष्य काल। और हम लोग प्रत्येक टेंस के 4 भेद है, मतलब यानी जितना भी टेंस है आपका 3 टेंस है। पहला क्या है प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा क्या है पास्ट टेंस, फिर तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के कितने भेद हैं? 4 भेद है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 4 भेद में पहला भेद होगा आपका इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इम्परफेक्ट, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट यानी कि इसको जानते हैं। तीसरा आपका परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गया कि टेंस के 4 भेद होते हैं, मतलब प्रत्येक टेंस मतलब ये प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस है 4 भेद, पास्ट टेंस 4 भेद, फ्यूचर टेंस 4 भेद। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब इसके पहले प्रेजेंट लग जाएगा और प्रेजेंट हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग पास्ट पढ़ते हैं तो इसके पहले पास्ट लग जाएगा, अगर हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसके पहले फ्यूचर लगेगा। तो हम लोग सिंपल सी बात जान गए प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 पहला क्या है इंडेफिनिट, फिर आपका इम्परफेक्ट, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट लगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह हम लोग सब टेंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह जानते हैं। आखिर प्रेजेंट टेंस कहते हैं कि इसको कैसे जानेंगे कोई भी टेंस प्रेजेंट टेंस में, तो उस यानी कि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि लगा रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और जिस वाक्य के अंत में केवल है, हो, हूँ लगा रहे तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, मतलब बनाने की क्रियाशैली क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, पहला आपका सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो सब्जेक्ट कहते किसको है, जैसे मान लीजिए कोई चीज वाक्य लिखा हुआ है कि सोहन दयालु, मानते हैं सोहन दयालु है, तो कौन दयालु है, जहाँ पे कौन का आंसर आ जाएगा वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैं दयालु और उदार हूँ। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिससे हम लोग कौन का अर्थ निकले। ठीक है, तो कौन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं दयालु हूँ तो कौन दयालु हूँ, मैं। तो मैं निकला आंसर, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अब बात आ गया इज का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा जो इज करेंगे, क्या रहेगा, एम करेंगे, क्या रहेगा, और आर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, नोट लिखा हुआ है। अगर आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम रहेगा तो आपका इज का प्रयोग किया जाएगा, और वी यू वी दे रहेगा तो आर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका लिखा हुआ है मैं दयालु और उदार हूँ। तो यहाँ पे समझिए आपका सब्जेक्ट क्या होगा बताइए तो। यहाँ पे मैं दयालु और उदार हूँ, इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं। कैसे कि कौन दयालु और उदार है, मैं। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मैं हो गया। तो मैं दयालु उदार, तो आई एम काइंड एंड जेनरस। तो हम लोग यहाँ पे लिखा आई एम काइंड एंड जेनरस, कैसे हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं लगा दिए। अब आपको पता है सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ क्या लगता है, एम। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद दयालु और उदार हूँ तो काइंड एंड जेनरस। ठीक है, तो समझ में आ गया हमको। अब दूसरा हम लोग इसी तरह से एग्जांपल समझेंगे। दूसरा लिखा हुआ वह अच्छा और चालाक है। तो अब आ गया वह अच्छा, वो अच्छी और चालाक होती, तो इसका मतलब सी का प्रयोग करते।
अब यानी वो अच्छा और चालाक है मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब ही का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर यानी कि स्त्री रहेगी तो उनको सी का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पुरुष रहेगा तो उसमें ही का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज गुड एंड क्लेवर, इसका मतलब क्या समझे कि वह अच्छा और चालाक। कैसे बनाएंगे, तो वहाँ का इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ लगे आपका इज का प्रयोग हम लोग किया जाएगा। अब अच्छा और चालाक है तो गुड, और एंड का हो गया और क्लेवर मतलब हो गया चालाक है, जैसा कि हम लोग जान गए। फिर हम लोग आते हैं दूसरा, तीसरा हम लोग देखते हैं यह बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे लिखे यह इट इज, क्योंकि हमको पता है इस इट नेम के साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। इट इज क्यूट ट्रू, मतलब यह बिल्कुल क्या है, सत्य है, मतलब यानी वो बता रहा है बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद अभी जो पढ़ रहे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, मतलब मैं दयालु, उदाहरण मतलब मैं दयालु हूँ, सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव इससे निकलता। अगर ऐसा रहता कि मैं दयालु नहीं हूँ तब इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता, और नहीं का प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस उसको हम लोग बोलेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव तो नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे जिसको उसको समझते हैं जिस भी वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग लगा हो तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान मतलब कैसे करेंगे इसका पहचान। तो इनका पहचान करने पर मतलब जिस भी वाक्य में नहीं लगा हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता कहते हैं। इसका मतलब जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में नहीं लगा हो उसे क्या कहें हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं, पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट है वो लग जाएगा, मतलब जो शेष बच जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तो नहीं वाला यूज करेंगे हम लोग। कोई भी सेंटेंस लेंगे नहीं वाला प्रयोग करेंगे। तो नहीं वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नहीं वाला जैसे वह सुंदर नहीं है। अब वह सुंदर नहीं है तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, मान लेते हैं वह सुंदर नहीं है तो ही इज नॉट हैंडसम या शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है। यहाँ पे लड़की और बात किया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। कैसे हुआ समझते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वह सुंदर नहीं है तो कौन सुंदर नहीं, वह, और वह में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सी का प्रयोग किया जाएगा। और सी के बाद क्या लगेगा आपका, यहाँ पता है आपको, सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगाएंगे। उसके बाद इज एम आर में हम लोग इज निकाल चुके हैं तो एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या बचे आपका नॉट, तो यहाँ नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो बच जाता है वह नहीं है, क्या नहीं है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल हो गया। समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम लोग इसी तरह हम आगे जाएंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग समझते हैं, इसी तरह से आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे वह गरीब नहीं है, सी यानी सी, जो भी ले सकते हैं आपका मन है उस तरह से आप बना लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको, इसको समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि जिस भी वाक्य में शुरू में अगर क्या लगा रहे, शुरू में क्या लगाना चाहिए, क्या, किसी भी वाक्य में अगर शुरू में क्या लगा है इसका मतलब क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या समझे कि शुरू में क्या लगा होना चाहिए, क्या, शुरू में क्या, किसी भी वाक्य के किसी भी वाक्य शुरू में क्या होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शेष और जो बच गया रेस्ट विल बी सेम टू सेम, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, जिस भी टेंस में बनाएंगे उसी टेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर का। जैसे हम लोग यहाँ पे सब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट जो भी होता था उसका पहले प्रयोग करते थे, तो उनके साथ जो लगता है उनका यहाँ पे पहले प्रयोग करेंगे। तो उनके साथ लगता था इज या एम या आपका आर लगता था। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपका
प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यानी कि हम लोग क्या समझे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे क्या होता है। तो होता क्या कि अगर कोई भी सेंटेंस है पहले क्या लगा रहे हैं इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या सोहन दयालु नहीं है? क्या सोहन दयालु, क्या सोहन दयालु, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव हम लोग समझेंगे। तो क्या सोहन दयालु, क्या सोहन दयालु मतलब कुछ पूछ रहा है, क्या सोहन दयालु क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, क्या सोहन दयालु, अगला बोलेगा हाँ या नहीं, उसी का आंसर चलेंगे। तो क्या यहाँ पे सोहन दयालु नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किस सेंटेंस में है। तो यहाँ पे देखते हैं है, हो है, इसका मतलब ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि शुरू में क्या लगा होगा, क्या लगा हुआ। तो अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, क्या हुआ, क्या सोहन दयालु मतलब कौन दयालु है, सोहन, क्या मतलब यानी कि वर्ड आया कि क्या सोहन दयालु मतलब क्या सोहन दयालु मतलब कौन दयालु के बारे में बोला, सोहन के बारे में। इसका मतलब सोहन आपका सब्जेक्ट है। अब सोहन सब्जेक्ट है, सोहन नाम है किसी भी व्यक्ति का, तो उनके साथ क्या लगेगा आपका इज। अब हम लोग एक बात और समझ लेंगे, किसी भी व्यक्ति स्थान के नाम के आगे मतलब यानी कि जब भी लिखेंगे तो पहला जो अक्षर होगा, जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। तो इज सोहन, अब आ गया काइंड, तो क्या होगा मतलब दयालु का हो गया आपका काइंड। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सोहन दयालु है, तो इज सोहन क्या हो गया काइंड। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको बढ़िया समझेंगे। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे, अगर शुरू में क्या और बीच में नहीं लगा हुआ रहे, शुरू में क्या लगा होना चाहिए, शुरू में क्या लगाना चाहिए, क्या, और बीच में क्या होना चाहिए, नहीं, बीच में नहीं। इसका मतलब शुरू में क्या और बीच में क्या होना चाहिए, नहीं। शुरू में अगर क्या और बीच में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सेंटेंस आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। और इस वाक्य को हम लोग करेंगे ऐसे खबर, तो समझते हैं हम लोग एग्जांपल लेके। एग्जांपल लेते हैं, क्या सीता सुंदर नहीं है, मतलब यहाँ लिखा हुआ क्या सीता सुंदर नहीं, मतलब बोलने का सेंस है कि क्या सीता सुंदर नहीं है। क्या क्या बात है, कुछ रुक रहा है, क्या सीता सुंदर नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे समझेंगे, तो हम लोग देखते हैं शुरू में क्या लगा हुआ, बीच में क्या लगा हुआ, नहीं। इसका मतलब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, अगर लास्ट में है, हूँ इत्यादि लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर जानते हैं कि क्या लिखा हुआ, इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, और यानी कि उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसका नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग आते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे, क्या कौन सुंदर नहीं, सीता, सीता के बारे में बोला जा रहा, तो यहाँ लिख दिया हम लोग सीता। अब सीता के साथ क्या लगाएंगे, इज लग जाए, तो इज सीता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट, और फिर क्या लिखा हुआ है, सुंदर, ब्यूटीफुल। अब इसको बनाएंगे कैसे, बहुत बच्चा और समझ नहीं आया तो समझिए यहाँ पे। तो हम लगाए यहाँ पे कि सीता, सीता लगा दी, सीता के साथ क्या लगा, इज, क्योंकि हम नाम है, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से अगर कोई भी चीज है, इसका मतलब उसमें इज का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए सीता है नाम, इज का प्रयोग किए, उसके बाद पीछे से बैक हो जाएंगे कि नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नॉट, सुंदर का इंग्लिश क्या होगा, ब्यूटीफुल, मतलब पीछे से आपको जाना है। तो चलिए हम लोग समझ गए यहाँ पे क्या क्या समझे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्यों प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हम लोग जानते हैं जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको है,
तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं जिस वाक्य क्रिया के तो ता, ते, ती के साथ है, हूं लगा मतलब ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग समझेंगे कि क्रिया होता क्या है। तो क्रिया के लिए हम लोग जैसा जानते हैं वर्ब होता है। अब वर्ब मतलब क्या हुआ कि जिस वाक्य मतलब जिस भी शब्द के अंत में ना लगा रहे इसका मतलब क्या, वर्ब है। जैसे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ जाना, क्या लिखा आपका, जाना, लास्ट में क्या लगा हुआ ना, तो ना लगा हुआ इसका मतलब आपका ये क्या है, वर्ब है। ये क्या आपका वर्ब है। अब बात आपके दिमाग में और सब भी चीज आ सकता है, खाना पीना नहाना स्नान कर, जो भी चीज में ना लगा रहे हैं इसका मतलब क्या, वर्ब है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ चुके हैं कि ना लगा रहे हैं इसका मतलब वर्ब, हम लोग क्रिया पकड़ने समझ चुके हैं। मतलब हम लोग वर्ब को पकड़ने समझ चुके हैं और वर्ब जैसे हम लोग पकड़ना समझ चुके हैं तो इसका मतलब हम लोग भी जान जाएंगे वर्ब 1 किस में लगेगा और वर्ब 5 किस में लगेगा। तो हम लोग पहले वर्ब जानेंगे तब ना। तो इसका मतलब जिस भी वाक्य मतलब शब्द में लास्ट में ना लगा रहे इसका मतलब क्या, वर्ब है। अब हम लोग समझते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं पटना लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ, ना, इसका मतलब ये वर्ब है। लेकिन ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है कि किसी भी नाम में मतलब किसी का भी नाम स्थान, किसी भी नाम और स्थान रहेगा तो उसमें वर्ब वो कभी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। कोई भी व्यक्ति का नाम रहेगा या स्थान रहेगा या कोई भी स्थल जो भी चीज हो उसमें ना लगा रहे इसका मतलब वर्ब नहीं है। जैसे पटना हुआ तो पटना आपका वर्ब नहीं है क्योंकि यह स्थान है, जगह का नाम है, तो इसीलिए। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग आगे समझते हैं। हम लोग समझ चुके हैं वर्ब जिसके लास्ट में ना लगा रहे क्या होगा, वर्ब। और वर्ब के ना के हट के ही कोई चीज लगता है। जैसे ना हट के क्या लगा, ता लग जाएगा, क्या होगा, जाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस शब्द की क्रिया के अंदर क्या हो, ता लगा, तो क्रिया हट के ना हट के क्या लग जाएगा, ता, तो जाता, इसका मतलब वर्ब। समझ में आ गया आपको। तो उसी पर अगर किसी स्थान जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है तो उसका मतलब वर्ब नहीं है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, कैसे समझेंगे तो समझते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। तो वर्ब मतलब क्या हो, क्रिया। इसका मतलब क्रिया का पहला रूप लेना है तो वर्ब 1 उसको बोलेंगे। वर्ब 5 लिखा हुआ इसका मतलब क्रिया कितना रूप लेना है, 5वां रूप लेना है। और क्रिया का 5वां रूप लेंगे तो उसमें एस या यस का प्रयोग किया जाएगा। शब्द के अनुसार हम लोग एस या यस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। अब वर्ब 1 में एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा। जैसे मान लेते हैं लिए एक वर्ड, जैसे हम ले लिए यहाँ पे रीड, क्या ले लिए, रीड मतलब होता है पढ़ना, है ना। अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं वर्ब 1 में तो रीड रहेगा। तो रीड मतलब वर्ब 1 हो गया। अगर इसमें रीड्स ऐसे जोड़ दिए इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया। समझ में आ गया आपको। कि किसी भी वर्ब में अगर सिर्फ उसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या है, वर्ब 1। अगर उसके साथ एस या यस जुड़ा हुआ इसका मतलब वर्ब 5 है। तो और भी वर्ब 2 वर्ब 3 होता है, वर्ब 4 भी होता है। लेकिन हम लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 को ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो अब हम लोग बात आ गया वर्ब 1 का प्रयोग किसमें करेंगे, जिसके साथ एस या यस जुड़ा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या, वर्ब 1। अब वर्ब 1 में क्या लगेगा, आई वी यू और दे। और वर्ब 5 में क्या लगेगा, ही सी नेम के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुका है। स्ट्रक्चर समझना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का लिए तो इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 लगेगा और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अगर आई है इसका मतलब क्या लगेगा, वर्ब 1। अगर सब्जेक्ट ही है तो क्या होगा, वर्ब 5 लगेगा। तो समझ में आ चुका हमको। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह खेलती, सीता पढ़ती है। अब लिखा हुआ सीता पढ़ती है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे वर्ब कैसे समझेंगे, वर्ब है। तो यहाँ देखिए पढ़ना होता है वर्ब, क्या होता है, पढ़ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ना हट के क्या लगेगा, लग गया यहाँ पे ती। ना हट के क्या लग गया है, ती। इसका मतलब यही वर्ब है। इसका मतलब पढ़ना जो है ये वर्ब है। इसका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे पढ़ना वर्ब है। तो आप लोग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ती है, सीता। तो सीता हो गया। अब सीता क्या नाम है, नाम में एस या यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन नाम में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, वर्ब में। तो वर्ब यहाँ पे कौन है, पढ़ना। यहाँ लिखेंगे रीड, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे, एस, सीता रीड्स। अब हम लोग लिखते हैं आगे। अब मान लेते हैं सीता बाजार जाती है। अब सीता नहीं लेते, मान लेते गीता ले लिया, आपका मन होगा मोहन ले लेते हैं। मोहन ले लेते हैं, मोहन बाजार जाता है।
है ना। तो मोहन बाजार जाता है, तो बनाएंगे कैसे इसको? तो हम लोग पहले समझेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन बाजार जाता है, तो मोहन। तो यहाँ लिख दिए मोहन। अब देखिए आपको हम बताएं पीछे से बैक हो जाना है, तो पीछे जाते हैं तो है लिखा हुआ। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि है, दूसरा मतलब प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। और यहाँ पे जाना है, जाना का मतलब होता है गो, लेकिन यहाँ पे एस लग जाएगा ई एस, क्यों? क्योंकि मोहन आदमी है और नाम के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, और शब्द के अनुसार गो है तो इसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे तो गोज हो जाएगा। तो मोहन गोज टू, अब यहाँ पे बाजार का क्या होगा, मार्केट। क्या होगा आपका, मार्केट। तो समझ में आ गया आपको, मोहन गोज टू मार्केट। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं सीता पढ़ती है, इजी वर्ड समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं लॉक सिस्टम में। तो लॉक सिस्टम यहाँ पे बताए हैं एक लाइन से आपको, ये आपका उतार लेना, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है लॉक सिस्टम उतार सकते हैं, लेकिन हमको बनाने का तरीका समझाना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। तो एक पहला लॉक सिस्टम का प्रयोग करेंगे और हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लॉक सिस्टम का पहला प्रयोग करते हैं। लॉक सिस्टम पहला में, इसका मतलब समझते हैं क्या चीज। तो कोई भी शब्द में के बाद मैं लगा हुआ है तो उसका जो बनाएंगे उल्टा, तो मैं का इंग्लिश इंदा लिखेंगे और जो भी चीज लिखा हो उसको हम लोग बाद में प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे रात में तो क्या होगा, इन द नाइट। दिन में तो क्या होगा, इन द डे। अब मान लेते हैं सुबह में तो क्या होगा, इन द मॉर्निंग। अब मान लेते हैं दोपहर में तो इन द आफ्टरनून, है ना। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे और हम लोग समझेंगे। समझते हैं, यहाँ पे पहला लिखा हुआ वर्ड लिख दिए। एग्जांपल में लेते हैं हम लोग वर्ड में, मान लेते हैं सीता रात में पढ़ती है। यहाँ लिखा हुआ सीता रात में पढ़ती है। सीता रात में क्या होती है, पढ़ती है। मान लेते हैं पढ़ती नहीं है, मान लेते हैं। अब मान ले लिखा हुआ तो वही ले लेते हैं, जैसे आप लोग सोचिए लिखा हुआ है। तो सीता रात में पढ़ती है, तो बनाएंगे कैसे, तो सीता, हम लोग समझेंगे पहले, ये समझेंगे कौन टेंस है, तो है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस। अब ती है, ते है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में ती लगा हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि भर्व जो है, पढ़ना जो है भर्व है, ऐसी ना के हट के क्या लग गया, ती। तो इसका मतलब ये आपका भर्व है। अब हम लोग यहाँ पे पता है कि भर्व 1 या भर्व 5 का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सीता। अब देखिए सीता, अब पीछे से बैक हो जाइए, तो यहाँ पे क्या, पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड। अब इसके साथ क्या लगेगा, एस, क्योंकि यहाँ पे सीता रीड्स, सीता पढ़ती है, खत्म हो चुका। अब रात में, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉक सिस्टम में डॉट 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 प्लस में, इसका मतलब रात में लिखा हुआ। तो जो भी चीज अगर पहले लिखा हुआ नहीं है, मतलब जैसे यहाँ रात लिखा हुआ, मान लेते कोई चीज रात आ गया, जैसे यहाँ पे रात में लिखा हुआ, तो मैं जो होगा यहाँ पे बाद में जो लिखा होता है, इंग्लिश जब पढ़ाएंगे इसका हम, तो मैं का पहले इंग्लिश लिखेंगे और जो चीज लिखा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रात में, तो यहाँ लिखाएंगे मैं का इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन द रात में, तो क्या होगा, इन द नाइट। समझ में आ गया आपको। सीता रात में पढ़ती है, सीता रीड्स इन द नाइट। अब मान लेते हैं यहाँ पे बनाने भूल गए, कुछ भी हो सकता है, तो सीता रीड्स तो बना सकते हैं, पीछे से बैक हो जाएंगे, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, इन द, और रात का क्या होगा, नाइट। तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं कुछ भी लिखा, सोहन दिन में बाजार, सोहन दिन में बाजार जाता है। लिख दिया पे, सोहन दिन में बाजार जाता, ऐसा लिखा हुआ है। तो बनाएंगे इसे, तो पहले मेन सेंटेंस सुनेंगे, पहले ये समझेंगे कि लॉक सिस्टम कौन है। तो लॉक सिस्टम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिन में लॉक सिस्टम। अब मेन सेंटेंस आपका क्या, सोहन जाता है, बाजार तो आपका ऑब्जेक्ट, बाजार क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो मेन सेंटेंस सोहन जाता है। तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे, तो सोहन, अब देखिए यहाँ पे गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब यहाँ लगेगा गोज, क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भर्व का प्रयोग करें। अब गोज टू, अब पीछे से बैक हो जाएंगे, सोहन जाता है, खत्म, पीछे से बैक, तो क्या लिखेंगे, मार्केट। फिर लेके दिन में, तो क्या लिखेंगे, इन द डे। तो ठीक है, यहीं तक रहते आज हम लोग। और यानी कि अगर आपको दिक्कत है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको चैनल अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और सब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज फर्स्ट क्लास था आपका टेंस का, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।